Hello everyone, welcome to the Dhyan IAS online platform. Under the guidance of K. Sushant sir, here we are going to discuss open test paper JSR 25003. Let's begin from question number 1 and see what question number 1 is. Which of the following are the major traits of recovery phase business cycle? बिजनेस साइकिल में रिकवरी चरण व्यापार चक्र के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं? मेजर ट्रेड्स पूछ रहे हैं रिकवरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। रिकवरी फेज क्या होता है बिजनेस साइकिल में? इट इज द फेज दैट कम्स आफ्टर द रिसेशन। आर्थिक मंदी के बाद आने वाले चरण को रिकवरी फेज कहते हैं बिजनेस साइकिल का। पहला क्या है? एन अपटर्न इन एग्रीगेट डिमांड। क्या समग्र कुल मांग में वृद्धि होती है रिकवरी फेज बिजनेस साइकिल की रिकवरी फेज में? यस। जैसे अपटर्न एग्रीगेट मांग में जब वृद्धि होती है, इसके साथ ही प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है, जिसे रिकवरी फेज। किसी भी बिजनेस का रिकवरी फेज क्या है? जिसमें डिमांड के साथ साथ प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इन्फ्लेशन मूव्स अपवर्ड मेकिंग बोरोइंग चीपर फॉर इन्वेस्टर्स। मुद्रास्फीति बढ़ने से निवेशकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है। यस, क्योंकि जब डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है एंड मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि जो निवेशक हैं उनके लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। थर्ड क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। बेरोजगारी दर बढ़ने लगती है? नहीं, बेरोजगारी दर नहीं बढ़ती है। जब बिजनेस साइकिल का जब रिकवरी फेज आता है तब बेरोजगारी दर नहीं बढ़ती है। इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट के लिए और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का चांस रहता है। प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स, सो दैट्स डिक्लाइन। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिक्लाइनिंग। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगता है। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में क्या? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? एज वी सी, फर्स्ट स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 किसके रिगार्डिंग है? फेडरल फंड्स रेट के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला स्टेटमेंट क्या है? द फेडरल फंड रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक इन द यूएस बोरो फ्रॉम ईच अदर ओवरनाइट। फेडरल फंड रेट जो है एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसे अमेरिका में बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक होती है, एक दूसरे से लोन लेती हैं, बोरो करती हैं, उधार लेती हैं, ओवरनाइट, रात भर के लिए उधार लेती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। लाइक इन इंडिया वेयर द आरबीआई डिसाइड्स द रेपो रेट, द फेडरल रिजर्व डायरेक्टली स्पेसिफाई द फेडरल फंड रेट। भारत की तरह जहां आरबीआई रेपो दर तय करता है, फेडरल रिजर्व सीधे फेडरल फंड्स रेट निर्धारित करता है? नो, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व है वो डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करता है। आरबीआई की तरह फेडरल रिजर्व कांट डायरेक्टली स्पेसिफाई फेडरल फंड रेट। इंस्टेड, इसके बदले वो क्या कर सकते हैं? इंस्टेड दे टारगेट द एफएफआर बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। इसके बदले वो एफएफआर को टारगेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं फेडरल फंड रेट को टारगेट? बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई पे कंट्रोल करके। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है। थर्ड क्या? when the federal reserve wants to raise the prevailing interest rates in the US economy, it reduces the money supply। जब फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था में कंट्रोल करते हैं, वो फेडरल फंड रेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, फेडरल फंड रेट को टारगेट करते हैं, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। हेंस स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट, कितने ऑप्शंस करेक्ट है? 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो बी, ओनली 2 हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी को कौन एक्सप्लेन करता है? यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी क्या है कि जिसमें एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें इकोनॉमी जो है पहले क्या होती है? फॉल करती है, फॉल होने के बाद स्लो ग्रोथ रेट की वजह से धीरे धीरे अपने यूजुअल लेवल पे क्या करती है?
आ जाती है, बढ़ने के बाद कहाँ पे फिर से आ जाती है। जैसे वो गिरने के बाद वो अपना ग्रोथ रेट बढ़ाती है, स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, और कम विकास दर के आसपास, कुछ समय तक कम विकास दर के आसपास संघर्ष करती है, उलझती रहती है, फिर धीरे धीरे सामान्य स्तर पर पहुंच जाती है। तो फर्स्ट क्या है, द ग्रोथ रेट शार्पली फ्रॉम द लोज मच हायर देन द ट्रेंड लाइन एंड स्टे देयर। नो, यह ऐसा परिदृश्य नहीं है, पहला इनकरेक्ट है। सेकंड क्या, इट इज द सिनेरियो इन विच ग्रोथ आफ्टर फॉलिंग स्टैग्नेट एट लो ग्रोथ एंड डज नॉट रिकवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। नो, इसमें रिकवर हो जाती है कुछ समय के बाद। थर्ड में क्या करें, इट इज अ सिनेरियो इन विच द इकोनॉमी आफ्टर फॉलिंग स्ट्रगल्स एंड मर्डर्स अराउंड अ लो ग्रोथ रेट फॉर सम टाइम्स बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली टू यूजुअल लेवल्स। यस, ये थर्ड ऑप्शन सही है, ये एक्सप्लेन कर रहा है यू शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, किसके रिगार्डिंग है, फैक्टर इनकम के। फैक्टर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम को हम एक जनरल इनपुट कह सकते हैं जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो पहला क्या कह रहे हैं कि फैक्टर इनकम इज इनकम, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, फैक्टर इनकम इज इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कारक आय उत्पादन के कारकों से प्राप्त आय है। यस, कारक आय जो है, जो फैक्टर है, वो किससे प्राप्त होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, फैक्टर इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से प्राप्त होती है। जैसे कैसे, जैसे वेजेस हैं, मजदूरी है, वो श्रम करने से मिलती है, फ्रॉम लेबर, वेजेस जनरेटेड फ्रॉम लेबर। रेंट जो है, रेंट कैसे मिलता है हमें, ऑन द यूज ऑफ लैंड। एंड प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम कैपिटल। तो जो फैक्टर इनकम है वो फैक्टर रिसोर्सेज से आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्या, इट कैन बी यूज्ड टू एक्सपोज डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये जो है फैक्टर आय जो है उसका आय वितरण में असमानता को उजागर करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे आय वितरण की असमानता को दिखाता है, जैसे श्रम करने से मजदूरी मिलती है, रेंट हमें लैंड का यूज करने से मिलता है, कैपिटल से जनरेट होती है प्रॉफिट। तो डिस्पैरिटीज, असमानता के वितरण में, आय की समानता के वितरण को उजागर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्या, फैक्टर इनकम एंड करेंट ट्रांसफर्स टुगेदर आर रिफर्ड टू एज द नेशनल इनकम। कारक आय, फैक्टर इनकम और करेंट ट्रांसफर को क्या दोनों को मिलाकर नेशनल इनकम बनता है। नो, इट इज इनकरेक्ट। एज वी नो, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर, करेंट ट्रांसफर मिलके प्राइवेट इनकम बनाते हैं, नेशनल इनकम। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया सर्विसेज सेक्टर आउटपुट इज मेजर्ड बाय द S&P स्टैंडर्ड एंड प्रॉफिट ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। PMI भारत के सेवा क्षेत्र का उत्पादन जो है वो किससे, क्या वो मेजर किया जाता है, S&P ग्लोबल इंडिया परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से। यस, भारत का जो सर्विसेज सेक्टर का आउटपुट है वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से मेजर किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI ऑल्सो प्रोवाइड्स द स्टॉक मार्केट an indicator of whether the current economy is healthy or not। जो PMI है, परचेज मैनेजर इंडेक्स है, वो और क्या प्रोवाइड करता है, वो परचेजिंग मैनेजर वो क्या प्रोवाइड करता है, स्टॉक मार्केट को भी प्रोवाइड करता है। स्टॉक मार्केट क्या है, जहां पे हम देखते हैं कि करंट इकोनॉमी जो हेल्दी है कि नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। थर्ड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट लुक एट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डेटा टू मेक इंटरेस्ट रेट डिसीजन। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर संबंधी निर्णय लेने के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक आंकड़ों को नहीं देखती। तो RBI यूज करती है PMI को देखने के लिए, RBI यूज करती है, लुक देखती है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को इंटरेस्ट रेट डिसीजन के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कितने स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो
दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, The actual liabilities of the union government include which of the following? केंद्र सरकार की वास्तविक देनदारियां क्या शामिल करती हैं? वास्तविक देनदारियां, एक्चुअल लाइबिलिटीज क्या है? एक्चुअल लाइबिलिटीज सरकार द्वारा एसेट्स या सब्सिडियरीज को लिक्विडेट करना या सेल करना। तो एक्चुअल लाइबिलिटीज एक तरह का लाइबिलिटीज है, डेब्ट है, जिसे एक तरह का हम ऋण कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, कौन कौन से इंक्लूड करते हैं? क्या बोरोइंग बाय पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधार क्या एक्चुअल लाइबिलिटीज के अंतर्गत आता है? हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्या है, लोन्स टेकन फ्रॉम द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, लोन्स जो बैंक से लिए जाते हैं रिकैपिटलाइजेशन के लिए, वो किसके अंतर्गत आते हैं? एक्चुअल लाइबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स, विभिन्न मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय, क्या विभिन्न मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय एक्चुअल लाइबिलिटीज में आता है? ये पूंजीगत व्यय की बात कर रहे हैं, तो ये देनदारियों के अंतर्गत नहीं आता। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हाउ मेनी कितने हैं? तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व सेलिंग माइनॉरिटी शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी। विनिवेश में सार्वजनिक उद्यमों के अल्पसंख्यक शेयरों को सार्वजनिक या निजी संस्था को बेचना शामिल है। क्या विनिवेश में माइनॉरिटी शेयर्स को, क्या विनिवेश में सार्वजनिक उद्यमों को अल्पसंख्यकों के सार्वजनिक या निजी संस्था को बेचना शामिल है? यस, जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें क्या है, सार्वजनिक या निजी जो सार्वजनिक या निजी संस्था को जो शेयर होते हैं, वो जिन सार्वजनिक उद्यमों के जो अल्पसंख्यक शेयर होते हैं या सार्वजनिक के, उन्हें किसे बेचा जाता है? निजी संस्था को बेचा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स मेजॉरिटी शेयर्स इन अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार किसी सार्वजनिक, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था में बहुलांश शेयर बेचती है। जब सरकार जो है, जब गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर को कहाँ पे बेचती है? पब्लिक सेक्टर एंटिटी में, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। थर्ड क्या है, अंडर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट ट्रांसफर द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू अनदर पब्लिक एंटिटी एंड द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इन्वॉल्व हियर। क्या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर नहीं इन्वॉल्व होता? नहीं, प्राइवेट सेक्टर आइदर जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है ओनरशिप को, और वो या तो पब्लिक सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में एंटिटी को क्या कर सकती है? ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकती है, ओनरशिप की एंटिटी को ट्रांसफर कर सकती है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 किसके रिगार्डिंग है? जीरो कूपन बॉन्ड के रिगार्डिंग है। जीरो कूपन बॉन्ड, पहला क्या है? अ जीरो कूपन बॉन्ड इज अ डेब्ट security that not paid interest but instead trades at a deep discount, rendering a profit at maturity when the bond is redeemed for its full face value. शून्य कूपन बॉन्ड एक ऐसी ऋण, क्या शून्य कूपन बॉन्ड एक ऐसी ऋण प्रतिभूति है जो ब्याज का भुगतान नहीं करता है? एज वी नो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो कूपन बॉन्ड, जैसे कि रेगुलर लोन या बॉन्ड जो लिए जाते हैं, उसमें क्या है कि ब्याज को दिया जाता है, इंटरेस्ट को दिया जाता है, बट जीरो कूपन बॉन्ड में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें क्या है कि भारी छूट पर कारोबार किया जाता है। और जब मैच्योरिटी हो जाती है, जब मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके
पर लाभ मिलता है। तो बॉन्ड को क्या, मैच्योरिटी के बाद बॉन्ड को उसके फेस वैल्यू मतलब जो उसका अंकित मूल्य है उसी पे क्या करते हैं, लौटाते हैं, उसी पे भुनाया जाता है। तो जो बॉन्ड रिडीम्ड होती है वो अपने फेस वैल्यू पे ही, फुल फेस वैल्यू पे रिडीम्ड होती है, इसके साथ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता जीरो कूपन बॉन्ड में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉन्ड इशूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। क्या इसे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड करता है? नो, जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं इशू करता। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन इशू करता है? आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हम दे रहे हैं दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी चूज करेंगे, बी, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following can occur in economy of India due to deficit financing by the government? डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब वित्त पोषण की अर्थव्यवस्था में, घाटे के वित्त पोषण में भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या घटित हो सकता है? जब डेफिसिट, कहाँ पे? डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या क्या घटित हो सकता है, क्या क्या अकर होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग में? क्या इंक्रीज्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश में वृद्धि होती है? क्या इंक्रीज्ड जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब सरकार द्वारा घाटे के वित्त पोषण के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में क्या घटित होता है? तो जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है तो इंडियन इकोनॉमी में क्या बढ़ जाता है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो क्या डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है? यस, जब डेफिसिट फाइनेंस, तो उसके साथ जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मुद्रा का प्रसार बढ़ जाता है, जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। थर्ड, क्या इंक्रीज इन मनी सप्लाई, क्या मनी सप्लाई बढ़ता है? यस, इन्फ्लेशन होने से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाने से क्या बढ़ जाता है? मुद्रा का प्रसार, मनी सप्लाई भी बढ़ जाती है। फोर, क्या कह रहे हैं? राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट, क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है? जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है गवर्नमेंट का तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है? यस, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो 4 क्या है? करेक्ट है। कितने स्टेटमेंट, कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं? 4, चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो डी सेलेक्ट करेंगे, ऑल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है? ड्यूरिंग colonial times the Indian rupee was virtually linked to gold rather than British pound to which it earned through exports। क्या कॉलोनियल टाइम के दौरान, जब औपनिवेशिक काल था उसके दौरान, क्या इंडियन रूपी जो है वर्चुअली गोल्ड के साथ लिंक थी, ब्रिटिश पाउंड से नहीं लिंक थी? तो ये इनकरेक्ट है। कॉलोनियल टाइम के दौरान इंडियन रूपी जो थी वो किससे लिंक थी? ब्रिटिश पाउंड से लिंक थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। The Reserve Bank of India rules does not allow cross-border trade transaction in rupee। जैसे कि अभी रिवीजन हुआ था, संशोधन किया गया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, तो जिसमें क्या कहा गया था? जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है वो रूपी में, क्रॉस बॉर्डर में ट्रेड ट्रांजेक्शन जो है वो रूपी में हो सकता है, वो रुपए में किया जा सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ कह रहा है डज नॉट अलाउ, बट अब अलाउ हो चुका है। तो कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्या पूछ रहे हैं? कितना स्टेटमेंट गलत है? तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द गवर्नमेंट कैरीज आउट डिसइन्वेस्टमेंट टू अचीव विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स। जब गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट को अचीव करना रहता है तो कौन कौन से गोल को, कौन कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विनिवेश करती है? किस किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है? देखते हैं। क्या गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कंपटीशन विद मार्केट डिसिप्लिन, बाजार अनुशासन के साथ प्रतिस्पर्धा का परिचय देती है? यस, डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य, जब गवर्नमेंट कंपटीशन को इंक्रीज करेगी तो मार्केट प्राइस क्या होगा? कम होगा, जिससे डिसइन्वेस्टमेंट
बढ़ने का चांस होता है, डिसइन्वेस्टमेंट करने का टाइम आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, सरकार पर वित्तीय बोझ कम करना। यस, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फाइनेंशियल बर्डन को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है डिसइन्वेस्टमेंट को अचीव करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, एनकरेज ओपन मार्केट टू हैव वाइड शेयर इन ओनरशिप, स्वामित्व में व्यापक हिस्सेदारी के लिए खुले बाजार को प्रोत्साहित करती है। तो जब डिसइन्वेस्टमेंट को अचीव करना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, ओपन मार्केट में वाइड शेयर ओनरशिप को इंक्रीज करती है, एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर, क्या डिपॉलिटिसाइज इसेंशियल सर्विसेज, क्या गवर्नमेंट आवश्यक सेवाओं का राजनीतिकरण क्या गवर्नमेंट समाप्त कर देती है डिसइन्वेस्टमेंट को अचीव करने के लिए। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट डिपॉलिटिसाइज करती है इसेंशियल सर्विसेज को। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे, ऑल फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड के रिगार्डिंग है। पहला क्या है कि क्या गोल्ड ईटीएफ पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है दैट आर बेस्ड ऑन गोल्ड प्राइसेस एंड इन्वेस्ट इन गोल्ड बुलियन। तो गोल्ड ईटीएफ जो क्या है, एक पैसिव, एक निष्क्रिय निवेश उपकरण है। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसका ये किस पे बेस्ड होता है, गोल्ड प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट पे, गोल्ड सोने में निवेश करता है इसमें गोल्ड ईटीएफ में। सेकंड क्या है, द प्राइसेस ऑफ वन गोल्ड ईटीएफ यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड ऑफ एटलीस्ट 99.5% प्योरिटी। क्या जो गोल्ड एटीएफ में 1 गोल्ड एटीएफ का जो प्राइस है, जो कीमत है, वो क्या 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एटलीस्ट 99.5% प्योरिटी के साथ इक्वल होता है, क्या इसके बराबर है। तो यस, गोल्ड ईटीएफ में जो है 1 ग्राम जो गोल्ड का जो ईटीएफ की 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 99.5% प्योरिटी के इक्वल है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, गोल्ड ईटीएफ कैन बी रिडीम्ड फॉर फिजिकल गोल्ड, क्या गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड के द्वारा ही भुनाया जाता है, रिडीम किया जाता है। नो, कैश के द्वारा रिडीम किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इस पे ध्यान देना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। तो 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए, ओनली 1 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which of the following can be considered as black swan events based on the terminology popularized by author नसीम निकोलस तालिब। ब्लैक स्वॉन इवेंट जिसे किसने पॉपुलराइज किया, किस ऑथर ने, नसीम निकोलस तालिब ने पॉपुलराइज किया था। ये उससे कौन कौन से इवेंट जो है, कौन कौन से इवेंट जो है दिए गए, किससे हुए। जो ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या है, वो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट को कहते हैं, जो मतलब ऐसे ही अचानक से कोई घटना घट जाती है, तो उसे क्या क्या टर्म दिया गया है, ब्लैक स्वॉन इवेंट। तो क्या फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन जो है वो ब्लैक स्वॉन इवेंट में है, उसको टर्मिनोलॉजी दी गई है। यस, जो फॉल हुआ था सोवियत यूनियन में उसे ब्लैक स्वॉन इवेंट के अंतर्गत टर्मिनोलॉजी से भी टर्म किया गया, ब्लैक स्वॉन इवेंट के अंतर्गत। सेकेंड, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2008 वैश्विक वित्तीय संकट जो था वो क्या ब्लैक स्वॉन इवेंट के अंतर्गत आता है। यस, उससे कंसिडर किया गया है, सेकेंड करेक्ट है। टेररिस्ट अटैक इन द यूएस ऑन सितंबर 11, 2001, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में जो आतंकवादी युद्ध हुआ था, तो क्या वो ब्लैक स्वॉन इवेंट में आता है। यस, तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी, ऑल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड्स both the current account and capital account. Consider the following statements regarding this. The capital account is included in calculation of national output while the current account is not. As we know, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका 2 मेथड से ट्रांजेक्शन, 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट
एंड दूसरा कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, क्या कैपिटल अकाउंट जो है वो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल आउटपुट में होता है, करेंट इज नॉट, इट इज इनकरेक्ट एज वी नो करेंट अकाउंट जो है उसे इंक्लूड किया गया है नेशनल आउटपुट के कैलकुलेशन में, नॉट करेंट को, नॉट कैपिटल को। कैपिटल को नहीं इंक्लूड किया गया है, किसको इंक्लूड किया गया है, करेंट अकाउंट को नेशनल आउटपुट के कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Second, the current account includes a nation's net trade in goods and services, its net earnings on cross-border investment and not its net transfer payment. तो जो क्या चालू खाते को किसी देश और वस्तु में शुद्ध व्यापार समय पर निवेश पर उसकी शुद्ध आय शामिल होती है, न कि उसके शुद्ध हस्तांतरण भुगतान पर नहीं। ये चालू खाते के साथ, चालू खाते को नेशंस के ट्रेड इंक्लूड नहीं किया गया है, नेशंस के नेट ट्रेड में, गुड्स और सर्विसेज के नेशन के नेट ट्रेड में। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। कौन इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है, कैसे क्या है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का फॉर्मूला। जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है वो पर्सनल इनकम में से पेमेंट टैक्स एंड नॉन टैक्स को, पर्सनल इनकम में से जब हम पेमेंट टैक्स और नॉन पेमेंट टैक्स को घटा देते हैं तो हमें क्या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम प्राप्त होता है। तो उसमें कौन कौन सा शामिल है देखते हैं। क्या नेट इंटरेस्ट हाउस होल्ड पेमेंट जो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है, नो। इनकम टैक्स पेमेंट, नो, हमें पता है इनकम टैक्स पेमेंट को जब पर्सनल इनकम से घटाया जाता है उसके बाद उसके साथ ही नेशनल नॉन टैक्स पेमेंट को, तब जाके डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आता है। तो थर्ड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड, नॉन टैक्स पेमेंट सच एज फाइन्स, नो, जैसे कि पर्सनल इनकम एंड इनकम टैक्स पेमेंट एंड नॉन टैक्स पेमेंट। नॉन टैक्स पेमेंट में फाइन आता है, इनकम टैक्स पेमेंट में क्या आता है, इंपोर्ट टैक्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या नॉन टैक्स पेमेंट फाइन्स जो है वो पार्ट है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का, नो, उसको घटा के प्राप्त किया जाता है। तो कितना स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट, तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी नन, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है, इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। अस्थिर विनिमय दर प्रणाली में बाजार की ताकतें मुद्रा के का मूल्य निर्धारित करती हैं। यस, कैसे मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती है, वैल्यू ऑफ करेंसी। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होगा, मनी की सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी, जिससे क्या है, वैल्यू, करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है उसमें, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है, जहां पे क्या क्या शामिल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या आ रहा है, क्या गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, क्या यहाँ से जा रही हैं, ये सब, तो उससे वैल्यू ऑफ करेंसी जो है मार्केट वो डिटरमाइन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, द डिमांड फॉर रुपीज इन द फॉरेक्स मार्केट डिपेंड्स ऑन फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। यस, डिपेंड करता है, जैसे बाहर रुपीज जो है फॉरेक्स मार्केट में जब फॉरेन डिमांड, जितना फॉरेन डिमांड बढ़ेगा एक्सपोर्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो इससे मनी की सप्लाई भी बढ़ेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, करेंसी एप्रिसिएशन इंक्रीजेस अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एक्टिविटी एज इट्स प्रोड्यूसर्स एंड सर्विसेज बिकम्स चीपर टू बाई। क्या करेंसी एप्रिसिएशन से कंट्री की एक्सपोर्ट एक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी? नहीं, कंट्री की एक्सपोर्ट एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। अगर करेंसी को एप्रिसिएट किया जाएगा, करेंसी एप्रिसिएट कब होती है, जब प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट क्या हो जाए, जब उनकी कॉस्ट, उनकी प्राइस बढ़ जाती है तो करेंसी को एप्रिसिएट किया जाता है। तो किसी भी वस्तु का अगर मूल्य ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी मांग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करेंसी का एप्रिसिएशन क्या होगा, डिस्करेज होगा, नॉट इनकरेज। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म फिस्कल प्रोफ्लिगेसी? राजकोषीय अपव्यय का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? एज वी नो, राजकोषीय अपव्यय क्या है? द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी दैट इज नॉट वाइज। राजकोषीय अपव्यय कैसे होता है? जिसमें क्या है कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें मनी को स्पेंड किया जाता है, इस तरह से स्पेंड करते हैं, इस तरह से खर्च करते हैं कि जिसमें पैसे को ऐसे तरीकों में खत्म किया जाता है जो बुद्धिमानी नहीं, बिना सोचे समझे पैसे को खत्म किया जाता है, खर्च किया जाता है। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट रिमूविंग फिजिकल बैरियर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द टैक्स सिस्टम ऑफ द वेरियस कंट्रीज? नो, यह नहीं है। Income tax exemption for new industries? No. The act of spending money in a way that is not wise? Yes. It is best to describe the term fiscal profligacy. So the statement C, option C is correct. We choose option C. Next, move and see question number 18 क्या है? For India, a rise in international crude oil prices can lead to which of the following? इंडिया के लिए जहां पे किसका है? क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसमें से कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं, ये हमें देखना है। कौन कौन क्या लीड करते हैं जिससे इंटरनेशनल की क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। फर्स्ट क्या है? वीकनेस द रूपी अगेंस्ट द डॉलर। क्या रूपी का वीकनेस डॉलर के अगेंस्ट, क्या रूपी जब बढ़ जाती है तो क्या क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं? यस। एज वी नो, इंडिया जो है वो 85% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करती है। भारत में 85% से अधिक क्रूड ऑयल का आयात किया जाता है। तो आयात करने की वजह से अगर प्राइस बढ़ जाएगा क्रूड ऑयल का, तो जो हमारी कंट्री की करेंसी रुपीस है वो डॉलर के अगेंस्ट क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, राइज इन करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। क्या फिजिकल डेफिसिट और करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा? यस। अगर प्राइस बढ़ रहा है, राइज हो रहा है प्राइस बढ़ने से क्रूड ऑयल का, तो उससे करेंट अकाउंट डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। थर्ड, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। यस, जब प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। राइज इन इडेबल ऑयल प्राइसेस। यस, ये इनडायरेक्टली है कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली एसोसिएट है इडेबल ऑयल, तो उसकी भी प्राइस बढ़े, वो भी उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो कितना करेक्ट आंसर कोड हमें सेलेक्ट करना है? तो चारों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन डी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। फर्स्ट क्या है? प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड पर यूनिट और प्रोडक्ट। जो उत्पाद कर और सब्सिडी है उस पे भुगतान जो है उत्पाद प्रति इकाई या उत्पाद के आधार पर भुगतान प्राप्त की जाती है। जो हमारा उत्पाद कर है या सब्सिडी है वो पेड या रिसीव्ड कैसे होती है? पर यूनिट और प्रोडक्ट से। यस, प्रोडक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज पेड या रिसीव्ड होती हैं पर यूनिट प्रोडक्ट से। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकंड, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज आर पेड और रिसीव्ड इन रिलेशन टू प्रोडक्शन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन कर और सब्सिडी उत्पादन जो है वो उत्पादन पर निर्भर करती हैं, बट वो टैक्स पे, वो उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स द पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड आल्सो इंक्लूड्स एनी टैक्स। नो, इट इज इनकरेक्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? जनरल इनपुट है जो रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। In the context of macroeconomies,
इकोनॉमिक्स, which of the following statements is correct regarding the inflation premium? इन्फ्लेशन प्रीमियम के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है देखते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय क्रेडिटर्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण लेनदारों द्वारा अर्जित लाभ। तो क्या जो इन्फ्लेशन है क्या वो प्रॉफिट अर्न होती है मुद्रास्फीति के कारण लेनदारों द्वारा अर्जित लाभ है? नो, इन्फ्लेशन प्रीमियम प्रॉफिट नहीं है, क्रेडिटर्स अर्न्ड बाय क्रेडिटर ये प्रॉफिट नहीं है। सेकेंड, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण कर राजस्व में वृद्धि क्या इन्फ्लेशन प्रीमियम को डिनोट करता है? नो, इट इज इनकरेक्ट। द बोनस ब्रॉट बाय इन्फ्लेशन टू द बोरोवर्स, मुद्रास्फीति द्वारा उधारकर्ताओं को दिया गया बोनस जो है वो किसको डिनोट करता है? इन्फ्लेशन प्रीमियम को। तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 किसके रिगार्डिंग है? जीडीपी डिफ्लेटर के। जीडीपी डिफ्लेटर के रिगार्डिंग है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर जो है उसके बारे में पहला क्या कह रहे हैं कि इट शोज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जीडीपी ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन बिटवीन द पीरियड्स रैदर देन एन इंक्रीज इन आउटपुट। क्या यह उत्पादन में वृद्धि के बजाय अवधि के बीच मुद्रास्फीति वृद्धि के कारण सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है? यस, जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो क्या शो करता है? जीडीपी की वैल्यू में इंक्रीज में इंक्रीमेंट को शो करता है। जीडीपी वैल्यू में इंक्रीमेंट किसकी वजह से होता है? किसके कारण की वजह से होता है? इन्फ्लेशन के कारण की वजह से होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकेंड, द जीडीपी डिफ्लेटर कंटेन्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच हाउस होल्ड्स परचेज फॉर कंजप्शन। क्या जीडीपी डिफ्लेटर में केवल वही वस्तु और सेवाएं आती हैं जिन्हें परिवार उपभोग के लिए खरीदते हैं? नो, ये सीपीआई में आते हैं, कंज्यूमर सीपीआई में आती हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट यहाँ पूछ रहे हैं? करेक्ट है। तो 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन ए 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 किसके रिगार्डिंग है? रूपी एप्रिसिएशन के रिगार्डिंग है। पहला क्या है? रूपी कैन एप्रिशिएट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री। क्या रूपी एप्रिसिएशन जो है जो रुपया को मजबूत देश में मजबूत विदेशी पोर्टफोलियो जो है उनके निवेश के कारण रुपया मजबूत हो सकता है? यस, जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है भारत में, किसी कंट्री में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे क्या है? रुपया और भी ज्यादा मजबूत होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, अवॉइडिंग द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी कैन स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। रुपए के मूल्य में वृद्धि को रोककर घरेलू विनिर्माण उद्योग की मजबूत किया जा सकता है। क्या रूपी को एप्रिशिएट करने के लिए क्या एप्रिसिएशन को रुपए के मूल्य में वृद्धि को रोक कर घरेलू विनिर्माण उद्योग को मजबूत किया जा सकता है? यस, जब एप्रिसिएशन को रोका जाता है रुपए के एप्रिसिएशन को तो उससे क्या मजबूत होता है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? मजबूत होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 प्राइमरी डेफिसिट किसे रिफर्स करता है? प्राइमरी डेफिसिट किसे रिफर्स करता है? एज वी नो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को घटा के हमें क्या मिलता है? प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पे क्या? बजटरी डेफिसिट नो, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस नो, ये भी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो कैसे प्राप्त होता है? फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देने से। मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 24 किसके रिगार्डिंग है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है? डबल कोइंसिडेंस क्या होता है इकोनॉमी में? किसी भी अर्थव्यवस्था में डबल कोइंसिडेंस क्या है? जहां पे दो इकोनॉमिक एजेंट जो है
वो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, एक दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड रहता है उनका, किस चीज के लिए रहता है, सरप्लस प्रोडक्शन, उनके अधिशेष के जो उत्पादन का अधिशेष है, उत्पादन की दो आर्थिक एजेंट जो है वो एक दूसरे के अधिशेष उत्पादन की पूरक मांग रखते हैं। तो क्या है, डबल कोइंसिडेंस क्या है, जहां पे टू इकोनॉमिक एजेंट्स जो है वो क्या करते हैं, उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होता है एक दूसरे पे सरप्लस प्रोडक्शन को लेके। तो ऑप्शन सी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट कौन कौन सा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का कौन कौन सा पार्ट है। तो क्या नॉन टैक्स पेमेंट सच एज फाइन्स वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में आते हैं। एज वी नो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, तो क्या नॉन टैक्स पेमेंट जैसे फाइन्स, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है वो पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स पेमेंट एंड नॉन टैक्स पेमेंट को घटा देने से हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त होता है। तो क्या नॉन टैक्स पेमेंट सच एज फाइन्स आते हैं, नो इट इज इनकरेक्ट। क्या कारपोरेट टैक्स जो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में शामिल है, नहीं कारपोरेट टैक्स नहीं शामिल है। थर्ड, पर्सनल टैक्स पेमेंट नहीं, पर्सनल टैक्स पेमेंट को पर्सनल इनकम में घटा देने के बाद डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आता है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड क्या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में आता है, नहीं, नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो है हाउस होल्ड के द्वारा जो बना है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में नहीं आता। तो ये चारों ही पार्ट नहीं है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में। तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट, कितने ऑप्शन सही है, कोई नहीं सही है, तो डी नॉन ऑफ द एबोव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मॉनिटरी बेस जिसे मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, उसमें क्या किससे मिलकर बना होता है, जो मॉनिटरी बेस है वो किस किस से मिलकर बना होता है। क्या डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद आरबीआई, जो डिपॉजिट्स आरबीआई के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड करती है, क्या वो मॉनिटरी बेस में आता है, मॉनिटरी बेस में शामिल है। यस, जो डिपॉजिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके साथ हेल्ड करती है, आरबीआई के साथ, वो मॉनिटरी बेस में शामिल है, मौद्रिक आधार में शामिल है। सेकंड क्या, सम टोटल ऑफ द कैपिटल ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा विनियमित सभी वित्तीय संस्थानों की पूंजी का कुल योग, क्या ये मॉनिटरी बेस में आता है, नहीं, सभी का योग नहीं आता जो आरबीआई के द्वारा होते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। थर्ड, नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन विद द पब्लिक, क्या नोट और कॉइन जनता के बीच प्रचलन में नोट और सिक्के क्या मौद्रिक आधार के अंतर्गत आते हैं, प्रबंधित मौद्रिक आधार के अंतर्गत आते हैं, यस, मॉनिटरी बेस के अंतर्गत आते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, which of the following can occur in an economy due to deficit financing by the government, सरकार द्वारा घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में क्या क्या घटित हो सकता है। घाटे के वित्त पोषण के कारण क्या इंक्रीज्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश में वृद्धि होती है, क्या निजी निवेश में वृद्धि होती है जब सरकार द्वारा घाटे के वित्त पोषण के कारण जो है, जब घाटे का वित्त पोषण होता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है, तो पहला करेक्ट है। तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ता है, यस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है। थर्ड, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, क्या मनी सप्लाई बढ़ता है, यस, मनी सप्लाई जो है वो भी अकर होता है, वो भी घटित होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग में। राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या रोजगार दर बढ़ जाती है, हाँ, रोजगार दर जो है वो घाटे के वित्त पोषण के दौरान बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर कोट करना है हमें, तो चारों ही आंसर सही है, तो डी, ऑप्शन डी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 28 किसके रिगार्डिंग है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर के रिगार्डिंग है।
पहला क्या, इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स लिविड बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट ऑन द प्रॉफिट और रेवेन्यू ऑफ एन इंडिविजुअल। क्या इनडायरेक्ट टैक्स जो अप्रत्यक्ष कर है वो सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है, न किसी व्यक्ति के लाभ या राजस्व पर। यस, एज वी नो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, डायरेक्टली किसी पे नहीं, डायरेक्टली लिमिट नहीं किया जा सकता इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड रेग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म बिकॉज दे आर चार्ज्ड एट हायर रेट्स देन डायरेक्ट टैक्सेस। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर प्रणाली कहा जाता है क्योंकि इन पर प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर से कर लगाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अप्रत्यक्ष करों को इसमें हायर रेट डायरेक्ट टैक्स की तुलना में नहीं लगाया जाता। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स इज अ सिचुएशन वेयर इन द एंड कंज्यूमर ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज हैज टू बियर द बर्डन ऑफ टैक्स to be paid on the previously calculated tax and as a result would suffer an increased price। भुगतान किए जाने वाले कर का बोझ उठाना पड़ता है। क्या इनडायरेक्ट टैक्स में भुगतान किए जाने वाले कर का बोझ उठाना पड़ता है, परिणाम स्वरूप उसे बढ़ी हुई कीमत का सामना करना पड़ता है। यस, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत क्या होता है कि जो टैक्स का इफेक्ट है उसमें कंज्यूमर्स को किसी भी गुड और सर्विसेज के लिए क्या करना पड़ता है, कर का बोझ उठाना पड़ता है, जिससे बढ़ी हुई कीमत का उन्हें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। जो प्राइस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसे कौन फेस करता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स का भुगतान करते हैं। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, हाउ मेनी, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, consider the following policy measures by the government। पहला क्या है कि increasing foreign aid to underdeveloped nations, अविकसित देशों को विदेशी सहायता बढ़ाना क्या भारत सरकार के नीतिगत कदमों पर आता है। सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत कदम, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि नीतिगत कदम किसके लिए, करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए। कौन कौन से पॉलिसी मेजर्स जो है वो करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए लाए गए हैं। तो क्या इंक्रीजिंग फॉरेन एड टू अंडर डेवलप्ड नेशंस की वजह से करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा। जो इंक्रीज फॉरेन एड टू अंडर डेवलप्ड नेशंस की वजह से करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या कम हो जाएगा, नहीं, करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंक्रीज्ड, जब फॉरेन एड को नेशंस में ऐड किया जाता है तो उसकी वजह से करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, न कि कम होता है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड, प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज, क्या एक्सपोर्ट सब्सिडीज को प्रोवाइड किया जाता है करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए। यस, ये मॉनेटरी पॉलिसी लाई गई है करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए। इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, क्या इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाया गया है करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए। यस, ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी आई है, ऐसी पॉलिसी को मेजर किया गया है जिससे करंट, जब इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा देते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं, यूज किए जाते हैं प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज और इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज का यूज होता है करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में। तो कौन सा ऑप्शन, बी, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है, इन्फ्लेशन कैन नेवर बी गुड फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, क्या इन्फ्लेशन जो है वो ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए गुड नहीं है। नो, इन्फ्लेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन बढ़ने से डिमांड, जब प्रोडक्शन, डिमांड जब बढ़ेगा तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वो ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लमैटिक नहीं है इन्फ्लेशन। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड, ओनली अ नेशन दैट हैज अ पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस कैन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, केवल वही राष्ट्र विकसित देश बन सकता है जिसका व्यापार संतुलन सकारात्मक हो। ऐसा नहीं है कि केवल वही राष्ट्र विकसित देश बने जिसका व्यापार संतुलन क्या हो, सकारात्मक हो। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
थर्ड, हाई पब्लिक डेट इज ऑलवेज बैड फॉर एन इकोनॉमी। क्या हाई पब्लिक डेट हमेशा इकोनॉमी के लिए बैड है? नो। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है? नॉमिनल जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर। नॉमिनल जीडीपी जो है, जो नाम मात्र जीडीपी क्या है? एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं नॉमिनल जीडीपी जो है, नाम मात्र जीडीपी जो है, एक वित्तीय वर्ष में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। सेकेंड, द नॉमिनल जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द रियल जीडीपी बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से इन्फ्लेशन घटा देने से प्राप्त किया जाता है? नहीं, इट इज इनकरेक्ट। Third, the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 stipulates that the total borrowing fiscal deficit can be more than 3% of the nominal GDP. क्या वो 3% नॉमिनल जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का जो प्रावधान आया था, उसमें कुल उधार मतलब कि राजकोषीय घाटा नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक नहीं हो सकता। यस, राजकोषीय उत्तरदायित्व में ऐसा कहा गया था। राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में, बजट प्रबंधन अधिनियम में यह कहा गया था कि, क्या कहा गया था कि जो टोटल बोरोइंग, जो कुल उधार है, जो राजकोषीय घाटा है, वो 3% से अधिक नहीं हो सकता। कैन नॉट बी मोर देन 3%। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ए, ओनली वन चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। सकल घरेलू पूंजी निर्माण एक वर्ष के दौरान किसी देश के सकल क्षेत्र में पूंजी स्टॉक में वृद्धि है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक, हमें पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक वर्ष के दौरान किसी देश के सकल क्षेत्र में पूंजी स्टॉक में हुई वृद्धि है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, जो ग्रॉस डोमेस्टिक capital formation includes all expenses made by households, business, people and government adding new durable goods to the fixed capital stock of a country। जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है उसमें क्या किया जाता है? परिवार, व्यवसाय, लोगों और सरकार द्वारा किए गए सभी व्यय शामिल होते हैं। जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है उसमें क्या क्या शामिल होता है? परिवार, व्यवसाय, लोगों और सरकार द्वारा किए गए सभी व्यय शामिल होते हैं, जो किसी देश के स्थायी पूंजी स्टॉक में नई टिकाऊ वस्तुओं को जोड़ते हैं। यस, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कितने कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉट 2, न तो 1 और न ही 2 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? इकोनॉमी में कुजनेट्स थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है? हम जानते हैं इकोनॉमी में जो कुजनेट्स थ्योरी है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, असमानता से। तो ऑप्शन डी चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम्स अर्न्ड बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। क्या नेशनल इनकम जो है वो भारत के सभी नागरिकों द्वारा अर्जित सभी आय का कुल योग है? नहीं, नेशनल इनकम जो है वो सभी आय का कुल योग नहीं है, इनकरेक्ट है। सेकेंड, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द सम ऑफ अ कंट्रीज जीडीपी एंड नेट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस इन द इकोनॉमी। सेकेंड स्टेटमेंट में ग्रॉस किसकी बात हो रही है? ग्रॉस वैल्यू एडेड की। तो हम जानते हैं जो सकल मूल्य वर्धन है वो किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद और अर्थव्यवस्था में सब्सिडी और करों का शुद्ध योग है। यस, इट इज करेक्ट। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो क्या है? कंट्रीज जीडीपी किसका योग है? कुल योग किसका है? कंट्रीज जीडीपी और नेट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस इन द इकोनॉमी।
तो सेकेंड एंड थर्ड क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट्स द नेशनल इनकम फ्रॉम द सप्लाई साइड बाय लुकिंग एट द वैल्यू एडेड इन ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जीवीए जो है क्या वो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में जोड़े गए मूल्य को देखकर आपूर्ति पक्ष से राष्ट्रीय आय की गणना करता है। यस, जो जीवीए है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करता है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करता है, प्रत्येक क्षेत्र में जोड़े गए मूल्य को देखकर आपूर्ति पक्ष से राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किसके बीच रिलेशन पूछ रहे हैं, फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं, फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच के रिलेशन को पूछ रहे हैं। तो क्या फैक्टर प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस और इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी से मिलता है, नहीं। एज वी नो, जो मार्केट प्राइस है वो कैसे प्राप्त होती है, फैक्टर प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ के और सब्सिडीज को घटा के प्राप्त होती है। व्हेन वी ऐड indirect tax in factor price and subtract subsidies we find market price। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है फैक्टर प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ के और सब्सिडीज को घटा के प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किसके रिगार्डिंग है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 35, पहला, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज मेजर ऑफ टोटल आउटपुट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। क्या सकल मूल्य संवर्धन अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और आय की एक माप है। यस, जो सकल मूल्य संवर्धन है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो किसकी माप है, अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और आय का एक माप है, टोटल आउटपुट इनकम इन द इकोनॉमी। Second, GVA is a sector specific, while GDP is calculated by summation of GVA of all sectors of economy with taxes added and subsidies are deducted। As we know, जो GVA है, gross value added जो है वो एक स्पेसिफिक फीचर है, और GDP जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, जीवीए को जोड़ के ऑल सेक्टर के जीवीए को जोड़ के जीडीपी कैलकुलेट की जाती है इकोनॉमी में, और उसके साथ क्या क्या ऐड किया जाता है, टैक्स और सब्सिडीज को, टैक्स को ऐड करते हैं, सब्सिडीज को घटाते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड क्या है, व्हाइल जीवीए गिव्स अ पिक्चर ऑफ अ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द कंज्यूमर साइड ऑफ डिमांड पर्सपेक्टिव, द जीडीपी गिव्स द पिक्चर फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड और सप्लाई साइड। जीवीए जो है जो जीवीए है वो भुगतान या मांग के नजरिए से आर्थिक गतिविधि की स्थिति का चित्र प्रस्तुत करता है, वहीं जीडीपी उत्पादक या आपूर्ति पक्ष से चित्र प्रस्तुत करता है, नहीं, इट इज इनकरेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पूछ रहे हैं कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी चूज करेंगे, ओनली 2। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी चूज करेंगे, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किसके रिगार्डिंग है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, जीडीपी के रिगार्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 37। पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग द वेलफेयर विल राइज एज अ कॉन्सिक्वेंसेस। क्या जब जीडीपी किसी कंट्री की राइज होती है, यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो परिणाम स्वरूप कल्याण भी बढ़ेगा। क्या जीडीपी बढ़ने से कल्याण भी बढ़ेगा? जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वेलफेयर भी, उसके परिणाम स्वरूप उस देश का वेलफेयर भी राइज होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड, मेनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट evaluated in monetary terms and hence they are not included in the calculating GDP। क्या बहुत सारे जो जैसे कि अर्थव्यवस्था में
कई गतिविधियों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं किया जाता है। क्या ऐसा है? हाँ, जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी में है, कई सारी गतिविधियों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं किया जाता और इसीलिए उन्हें किसमें, उसकी गणना में उसको किसमें नहीं शामिल किया जाता? जीडीपी में नहीं शामिल किया जाता। जीडीपी में क्या नहीं शामिल किया जाता? ऐसी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जा सकता जिनका मूल्यांकन मौद्रिक रूप से नहीं किया जा सके। उन वस्तुओं को एक्सक्लूड करते हैं जीडीपी में, जीडीपी के कैलकुलेशन में, जिनका इवैल्यूएशन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है? यहाँ पूछ रहे कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? Which of the following are the components used to derive personal income? कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको पर्सनल इनकम के लिए डिराइव किया जाता है? पहला, नेशनल इनकम। क्या नेशनल इनकम को पर्सनल इनकम कंपोनेंट है पर्सनल इनकम को डिराइव करने के लिए? यस, जो नेशनल इनकम है वो पर्सनल इनकम को डिराइव करने के लिए कंपोनेंट है। सेकेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। क्या कॉर्पोरेट टैक्स को शामिल किया जाता है पर्सनल इनकम के डेरिवेशन में? यस। थर्ड, ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार की ओर से परिवारों को भुगतान हस्तांतरित करना। यस, इसे शामिल किया जाता है। क्या इसे परिवार जो है, सरकार की ओर से परिवार को भुगतान हस्तांतरित करना, क्या ये पर्सनल इनकम में शामिल है? यस, ये शामिल है। फोर, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। परिवारों द्वारा किया गया शुद्ध ब्याज भुगतान, क्या इसे शामिल किया गया है पर्सनल इनकम में? यस, ये घटक इसे भी शामिल किया गया है परिवारों द्वारा, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। तो कितने ऑप्शन सही हैं? हम देख रहे हैं ये चारों ही जो है वो ये चारों ही यूज होते हैं पर्सनल इनकम को डिराइव करने के लिए। तो ऑप्शन डी, ऑल फोर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है? GDP is evaluated at current market price is not the right metric to compare the GDP figures of different countries. वर्तमान बाजार मूल्य पर मूल्यांकित सकल घरेलू उत्पाद विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों की तुलना करने के लिए सही मीट्रिक नहीं है। यस, जो जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे होती है वो क्या नहीं है? वो राइट मीट्रिक नहीं है। किसके लिए? जीडीपी फिगर्स को डिफरेंट कंट्रीज में कंपेयर करने के लिए। सेकेंड क्या है? नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन अ वे सच दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर इवेल्युएटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइस। नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद की गणना इस प्रकार की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कुछ स्थिर मूल्यों पर किया जाता है। तो क्या नाममात्र? नहीं, ऐसा नहीं है। नाममात्र नॉमिनल जीडीपी जो है वो उसकी गणना इस तरह से नहीं की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Third, if the real GDP changes, we can be sure that is the volume of production which is undergoing changes. क्या रियल जीडीपी चेंज की वजह से, रियल जीडीपी चेंज होने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी चेंज हो जाता है? यस, हम देखते हैं कि जब रियल जीडीपी बदलती है तो उसके साथ साथ जब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन होता है तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है। तो कि दो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। क्या क्वेश्चन में कि कौन कितने, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? 1 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 किसके रिगार्डिंग है? व्हाइट लेबल एटीएम के रिगार्डिंग है। व्हाइट लेबल एटीएम के पहला क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज आर कॉल्ड व्हाइट लेबल एटीएम्स। जो गैर बैंक संस्था है उनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है व्हाइट लेबल एटीएम को। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है।
सेकेंड, नॉन बैंक एटीएम ऑपरेट्स आर ऑथोराइज्ड अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय द आरबीआई। नॉन बैंक जो नॉन बैंक एटीएम ऑपरेट होता है वो किसके द्वारा ऑथोराइज्ड है? हम जानते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के द्वारा, आरबीआई के पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के द्वारा ऑथोराइज्ड है। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, क्या व्हाइट लेबल एटीएम एक्सेप्ट कैश डिपॉजिट्स? व्हाइट लेबल एटीएम क्या कैश डिपॉजिट को व्हाइट लेबल एटीएम जो है क्या वो नगद जमा स्वीकार करते हैं? यस, वो कैश डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, money illusion, a phrase coined by Keynes, is mainly caused by an ignorance of the real detrimental effect of धन भ्रम, जिसे किन्स द्वारा गढ़ा गया एक वाक्यांश है, वो धन के वास्तविक हानिकारक प्रभाव की अज्ञानता के कारण होता है। तो वह किससे कॉज्ड होता है, किससे मेनली कॉज्ड होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है जब मनी इल्यूजन होता है? तो जब धन भ्रम होता है उसका इफेक्ट क्या है? इन्फ्लेशन में देखा जाता है, मुद्रास्फीति में देखा जाता है। तो ऑप्शन डी चूज करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 किसके रिगार्डिंग है? आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के रिगार्डिंग है। Open market operations can be used to tame short-term inflation in the economy। जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है उसका यूज किया जाता है किसके लिए? शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन के लिए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, दे आर टू बी मैंडेटरीली कंडक्टेड वंस एवरी ईयर टू एडजस्ट लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटी मार्केट। क्या वो सिक्योरिटी मार्केट में, क्या उनका उपयोग सिक्योरिटी मार्केट में लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड, नो इंटरमीडियरीज सच एज कॉमर्शियल बैंक्स आर इन्वॉल्व इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। क्या ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कोई मीडियरीज इन्वॉल्व नहीं होती? इट इज इनकरेक्ट, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन क्या है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए, ओनली वन। सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 43 किसके रिगार्डिंग है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रिगार्डिंग है। फर्स्ट क्या है? एमएसएफ फंक्शंस एज द लास्ट रिसोर्ट फॉर बैंक्स टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स ओवर एंड अबव दैट अवेलेबल द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो। क्या एमएसएफ बैंकों के लिए तरलता समायोजन सुविधा प्रदान करता है? यस, जो एमएसएफ है वो लास्ट रिसोर्ट देता है बोरो करने के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स को बोरो करने के लिए, उधार देने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड क्या है? MSF is an extraordinary rate at which banks can borrow money from the central bank by a much cheaper route than repo rate। MSF एक असाधारण दर है जिस पर बैंक रेपो दर की तुलना में बहुत सस्ते रास्ते से केंद्रीय बैंक से पैसा उधार कर सकते हैं। नहीं, MSF एक ऐसा साधन जिस पर बैंक जो है रेपो दर की तुलना में बहुत सस्ते रास्ते से केंद्रीय बैंक से पैसा उधार नहीं ले सकते। सो द स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। Which of the above statements is or correct? As we see statements, one is only correct, so option A, one only. Next question number 44 किसके रिगार्डिंग है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के रिगार्डिंग है। पहला क्या है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। क्या आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना जो है व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा प्रदान करता है? यस, जो आरबीआई रिटेल डायरेक्टेड स्कीम है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो क्या फैसिलिटेट करती है? इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स के द्वारा। पहला स्टेटमेंट सही है। Second, the schemes provides investors an opportunity to invest only in primary market and not in secondary market। यह योजना निवेशकों को केवल प्राथमिक बाजार में निवेश का अवसर प्रदान करती है, द्वितीयक बाजार में नहीं। इट इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है। इस स्कीम के द्वारा दोनों ही
मार्केट में इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है इन्वेस्ट करने का। थर्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर केप्ट आउट ऑफ द स्कीम। क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इस योजना से बाहर रखा गया है? क्या इस योजना से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बाहर रखा गया है? नहीं, जो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उस योजना में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बाहर नहीं रखा गया। सो द स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? एज वी सी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो वी चूज द बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एज पर क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट, फर्स्ट, मार्केट फंक्शंस बेस्ड विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्या बाजार सरकारी हस्तक्षेप के बिना बेहतर ढंग से काम करते हैं? हाँ, जो बाजार है वो सरकारी हस्तक्षेप के बिना बेहतर ढंग से काम करते हैं। Second, if the buyers and sellers in each market take their decisions following only their own self-interest, markets will collapse. यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता केवल अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे तो बाजार ध्वस्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन क्या है? कितने स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? एज वी सी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द आंसर इज ए, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? इन अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। अस्थिर विनिमय दर प्रणाली में बाजार की ताकतें मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती हैं। क्या अस्थिर विनिमय दर प्रणाली में बाजार की ताकतें मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती हैं? यस। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो मार्केट फोर्सेस है वो क्या डिटरमाइन करती हैं? वैल्यू ऑफ अ करेंसी, बाजार की मुद्रा का मूल्य निर्धारण करती हैं। सेकेंड, द डिमांड फॉर रुपीज इन द फॉरेक्स मार्केट डिपेंड्स ऑन फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए की मांग भारतीय निर्यात की विदेशी मांग पर निर्भर करती है। यस, विदेशी मुद्रा बाजार में जो विनिमय की मांग है, जो रुपए की मांग है वो भारतीय निर्यात की विदेशी मांग पर निर्भर करती है। सो द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, करेंसी एप्रिसिएशन एनकरेजेस अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एक्टिविटीज एज इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिकम चीपर टू बाय। क्या करेंसी एप्रिसिएशन से कंट्रीज के एक्सपोर्ट एक्टिविटी एनकरेज होते हैं? नो, करेंसी एप्रिसिएशन के कंट्रीज के एक्सपोर्ट एक्टिविटी क्या होते हैं? डिकरेज होते हैं, वो उन्हें इनकरेज नहीं होते, वो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। कितने, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? एज वी सी, पहला एंड दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द ऑप्शन बी वी सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बीएसई सेशंस, बीएसई सेशंस के बारे में है। पहला क्या है? द BSE सेशंस इज अ फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ 100 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, क्या उसे 100 वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फाइनेंशियल साउंड कंपनीज में लिस्ट किया गया है? नो, इट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, इट इज कंसिडर्ड द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। इसे भारतीय शेयर बाजार का बेंचमार्क सूचकांक माना जाता है। क्या इसे भारतीय शेयर बाजार का बेंचमार्क क्या इसे भारतीय शेयर बाजार का बेंचमार्क सूचकांक माना जाता है? यस। जो BSE है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेशंस है, इसका उपयोग क्या बेंचमार्क इंडेक्स में यूज करते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। सो द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सेकंड, डोलेक्स 30 लॉन्च्ड बाय BSE इज अ डॉलर लिंक्ड वर्जन ऑफ द सेशंस। BSE द्वारा लॉन्च किया गया डोलेक्स 30 सेशंस का डॉलर लिंक्ड संस्करण है। यस, जो BSE है वो डोलेक्स 30 द्वारा लॉन्च किया गया एक डॉलर लिंक्ड वर्जन है सेशंस का। सो द स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पूछ रहे कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? हार्ड करेंसी इज यूजुअली प्रिफर्ड बिकॉज। हार्ड करेंसी क्यों यूजुअली प्रिफर होती है और किस लिए क्यों होती है? पहला, इट इज नॉट लाइकली टू डिप्रिशिएट और अप्रिशिएट सडनली। इसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है। जो हार्ड करेंसी, क्या इसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है? यस। जो हार्ड करेंसी है
इसे क्यों हार्ड करेंसी कहा गया है? इसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माना गया है इसीलिए। सेकेंड क्या है? इट इज नॉट लाइकली टू डेप्रिशिएट और एप्रिशिएट सडनली, इसमें अचानक मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि की संभावना नहीं है। यस, जो हार्ड करेंसी है उसमें अचानक मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि की संभावना नहीं है इसमें, तो सो द स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यह वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। यस, जो हार्ड करेंसी है इसे वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है वर्ल्ड में, दुनिया भर में, किस फॉर्म में? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में। सो दिस स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो वी चूज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 एज वी सी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ वेस्ट प्राइस स्पाइरल इज मेनली, जो वेस्ट स्पाइरल की थ्योरी है वो मेनली क्या किसको डिनोट करती है, किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज्ड होती है? वेस्ट प्राइस स्पाइरल की जो थ्योरी है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है? क्या वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के फॉर्म में यूज की जाती है? नहीं। क्या करंट अकाउंट डेफिसिट के फॉर्म में? नहीं। ग्रॉस डोमेस्टिकेशन? नहीं। एज वी नो, जो वेस्ट प्राइस स्पाइरल है वो मेनली यूज होता है किसके कॉन्टेक्स्ट में? इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में। सो द ऑप्शन डी, वी सेलेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला, फिलिप्स कर्व इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट stating that inflation and unemployment have a stable and inverse relationship. फिलिप्स वक्र एक आर्थिक अवधारणा है जो बताती है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक स्थिर और व्युत्क्रम संबंध है। यस, जो फिलिप्स कर्व है वो किसके बीच क्या बताती है? इकोनॉमिक फिलिप्स कर्व है जो वो एक जो क्या स्टेट करता है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इनवर्स रिलेशनशिप को बताती है। सेकेंड, स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक सिनेरियो वेयर एन इकोनॉमी फेसेस हाई इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा इकोनॉमिक सिनेरियो है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? उच्च मुद्रास्फीति, कम विकास और उच्च बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। सो द स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। एज वी नो, स्टैगफ्लेशन जो है वो जस्ट अपोजिट है फिलिप्स कर्व के। फिलिप्स कर्व में बताया गया कि इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें इन्फ्लेशन जो है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? घटता है। इनके बीच इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाया गया। बट स्टैगफ्लेशन के दौरान क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमिक परिदृश्य, ऐसा आर्थिक परिदृश्य जहां अर्थव्यवस्था एक ही समय में, जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ती, बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। सो ऑप्शन सी वी चूज। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सो वी चूज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? हॉकिस स्टैंस इन आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी को कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है? हॉकिस स्टैंस इन आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी। व्हाट इज हॉकिस स्टैंस इन आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी? इट इज आरबीआई's top priority. It is RBI's top priority is to keep the inflation low. ये आरबीआई की टॉप प्रायोरिटी है जिसमें इन्फ्लेशन को लो कहा जाता है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला क्या है? डिफ्लेशन रिफर्स टू अ पीरियड व्हेन इवन दो प्राइसेस आर राइजिंग इट इज हैपनिंग एट अ स्लोअर रेट इज पासिंग मंथ। अपस्फीति से तात्पर्य उस अवधि से है जब कीमतें तो बढ़ रही होती हैं लेकिन प्रत्येक बीतते महीने के साथ यह वृद्धि धीमी गति से होती है। क्या अपस्फीति से तात्पर्य जिसमें कीमतें तो बढ़ती लेकिन बीतने महीने के साथ यह वृद्धि? डिफ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन रिफर्स नहीं करता, जिसमें ऐसे पीरियड को रिफर नहीं करता जिसमें प्राइसेस बढ़ती रहती हैं और स्लोअर रेट के साथ, पासिंग मंथ के साथ हैपन होती हैं। तो इट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, डिसइन्फ्लेशन इन द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। जो डिसइन्फ्लेशन भी मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति का बिल्कुल विपरीत है। नो, डिसइन्फ्लेशन जो है वो अपोजिट नहीं है इन्फ्लेशन के। सो इट इज इनकरेक्ट। थर्ड, रिफ्लेशन टिपिकली फॉलोज डिफ्लेशन एज पॉलिसी मेकर्स ट्राई टू पंप अप
economic activity either by government spending more and or interest rates being reduced. पुनर्मुद्रास्फीति आमतौर पर अपस्फीति के बाद होती है. यस, जो पुनर्मुद्रास्फीति है वो अपस्फीति के बाद होती है. और इसमें क्या होता है कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे गवर्नमेंट बढ़ाती है, स्पेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को स्पेंड करती है या इंटरेस्ट रेट को कम कर, स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है और इंटरेस्ट रेट को कम करती है. सो द स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट. आप पूछ रहे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है. एज वी सी फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. सो द answer is A, only one. Next question number 53. Under the RBI Act 1934, if the central bank fails to meet the inflation target for 3 consecutive quarters, it is required to provide the following information to the government. पहला फर्स्ट क्या है, reasons for the failures to achieve the inflation target. आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत क्या मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने में विफलता के कारण को है. यस, जो प्रोवाइड किया गया था किस इंफॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट को देने के लिए, किसके लिए जरूरी है. आरबीआई एक्ट रीजंस फॉर द फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट. सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सेकेंड, रिमेडियल एक्शंस प्रपोज टू बी टेकन. प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई क्या आरबीआई एक्ट 1934 में जो टारगेट किया गया था 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर में टारगेट, वो क्या रिक्वायर्ड है प्रोवाइड करने के लिए. remedial action proposed to be taken. Yes, so statement second is correct. Third, an estimate of the time period within which the inflation target shall be achieved. समय अवधि का अनुमान जिसके भीतर मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल किया जाएगा. यस, आरबीआई एक्ट 1934 में केंद्रीय बैंक जो है उसमें सरकार को कौन कौन सी जानकारी प्रदान की जाती है. रीजंस फॉर द फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, रिमेडियल एक्शन प्रपोज टू बी टेकन एंड एस्टिमेट ऑफ द टाइम पीरियड विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव्ड. सो द ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. एज वी सी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. सो द आंसर इज सी, ऑल 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 किसके रिगार्डिंग है, इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग है. इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग है. क्वेश्चन नंबर 54 फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द स्टेट द नेशनल इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर दैट इज कमिंग टू अ क्लोज. आर्थिक सर्वेक्षण जो है एक ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण, एज वी नो इकोनॉमिक सर्वे क्या है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट है जिसे नेशनल इकोनॉमी में फाइनेंशियल ईयर में लाया जाता है. जब फाइनेंशियल ईयर कमिंग टू क्लोज तब इस रिपोर्ट को लाया जाता है. सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सेकेंड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. क्या इसे प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसे प्रिपेयर करती है. नो, इट इज इनकरेक्ट. थर्ड, द असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन कैरिड आउट इन द सर्वे आर बाइंडिंग ऑन द बजट. जो असेसमेंट और रिकमेंडेशन इसमें सर्वे में लाए जाते हैं क्या वो बजट से बाइंड होते हैं, क्या वो बजट से बाइंड होते हैं. जो इसमें असेसमेंट और सर्वे के साथ जो लाए जाते हैं, जो असेसमेंट या रिकमेंडेशन लाया जाता है सर्वे में, क्या वो बजट के साथ बाइंड होते हैं. नहीं, ये बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे में बाइंड नहीं होते. सो द स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट. फोर्थ, द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड फॉर 1950 एंड 51 एंड सिंस देन इट इज रिलीज्ड अ डे बिफोर द बजट. क्या 1951 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था क्या वो बजट के साथ आया था. नहीं, एज वी नो इकोनॉमिक सर्वे जब 1951 और 1952 बजट के साथ आया था, न कि बजट के पहले एक दिन पहले आया था. सो द स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट. पूछ रहे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं. एज वी सी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो डिटेल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था. सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं प्रिपेयर करता है. एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि यह जो असेसमेंट और रिकमेंडेशन है जो इसका वो बजट के साथ नहीं आता. फोर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसे जब 1950 और 51 में पहला इकोनॉमिक सर्वे आया था तो बजट के साथ आया था, न कि बजट के एक दिन पहले आया था. सो द 4 स्टेटमेंट इनकरेक्ट. यहाँ पूछ रहे कितने स्टेटमेंट कितने कथन सही हैं. हम देख रहे हैं केवल 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो द आंसर इज ए, केवल एक.
Next question number 55. How do you distinguish between the capital and revenue receipt of the government? सरकार की पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर करना है। देखते हैं फर्स्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट आर ऑलवेज डेट क्रिएटिंग अनलाइक रेवेन्यू रिसिप्ट। राजस्व प्राप्तियां जो है विपरीत पूंजीगत प्राप्तियां सदैव ऋण सृजनकारी होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट जो है वो ऑलवेज डेट क्रिएटिंग नहीं होती। सो द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सेकेंड क्या है, सो कैपिटल रिसिप्ट जो है वो हमेशा डेट क्रिएटिंग नहीं होती रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह। सेकेंड क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर नॉन रिडीमेबल अनलाइक सर्टेन कैपिटल रिसिप्ट। कुछ पूंजीगत प्राप्तियों के विपरीत राजस्व प्राप्तियां अप्रतिदेय होती हैं। क्या राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों के विपरीत अप्रतिदेय होती हैं? यस, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो उनका नेचर कैसा है, वो नॉन रिडीमेबल होती हैं। सो द स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। Which of the above statements is are incorrect? Incorrect statement को पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो द ऑप्शन ए, वी सेलेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 किसके रिगार्डिंग है, इनहेरिटेंस टैक्स के रिगार्डिंग है। इनहेरिटेंस टैक्स के रिगार्डिंग है। फर्स्ट, इट इज अ टैक्स पेड फॉर इनहेरिटिंग अ प्रॉपर्टी और एसेट फ्रॉम अ डिसीज्ड पर्सन। यह एक मृत व्यक्ति से संपत्ति या परिसंपत्ति प्राप्त करने पर दिया जाने वाला कर है। यस, जो इनहेरिटेंस टैक्स है एक ऐसा टैक्स है जिसे क्या मृत व्यक्ति से संपत्ति या परिसंपत्ति प्राप्त कर पर दिया जाने वाला कर है। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड, इन इंडिया इट कैन बी एज हाई एज 55%। क्या इनहेरिटेंस 55% से हाई होता है? नो, इट इज इनकरेक्ट। थर्ड, आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स और लायबिलिटीज आर आल्सो इंक्लूडेड व्हाइल असेसिंग द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ओन्ड बाय द डिसीज्ड। मृतक के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों के मूल्य का आकलन करते समय बकाया ऋण या देनदारियों को भी शामिल किया जाता है? नहीं, इट इज इनकरेक्ट। जो आउटस्टैंडिंग डेट या जो मृतक के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों के मूल्य का जो हाश है, जो आकलन करते समय जो है बकाया ऋण या देनदारियों को शामिल किया जाता है। जब मृतक के स्वामित्व के सभी परिसंपत्तियों के मूल्य का आकलन करते समय क्या किया जाता है, बकाया ऋण और देनदारियों को भी शामिल किया जाता है। सो द स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। कितने स्टेटमेंट, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हम देख रहे हैं पहला, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द ऑप्शन सी, वी सेलेक्ट ऑप्शन सी, केवल 1, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 किसके बारे में है? क्वेश्चन नंबर 57 परपेचुअल बॉन्ड के बारे में है। पहला क्या, परपेचुअल बॉन्ड्स और कंसीडर्ड पार्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी। क्या शाश्वत बॉन्ड को किसी कंपनी की इक्विटी पूंजी का हिस्सा माना जाता है? नहीं, शाश्वत बॉन्ड जो परपेचुअल बॉन्ड है उन्हें इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी उसका हिस्सा नहीं माना जाता। सो द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। दे प्रोवाइड, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, दे प्रोवाइड इंटरेस्ट पेमेंट इंडिफिनिटली विदाउट अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। वे बिना किसी निश्चित परिपक्वता तिथि के अनिश्चित काल तक ब्याज भुगतान प्रदान करते हैं। यस, जो परपेचुअल बॉन्ड है वे बिना किसी वो फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, वे क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो द स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ परपेचुअल बॉन्ड इज रिपेड आफ्टर अ सेट पीरियड यूजुअली 30 ईयर्स। स्थायी बॉन्ड का जो मूलधन है क्या उसे 30 साल के बाद चुकाया जाता है, 30 वर्ष के बाद चुकाया जाता है? नो, इट इज इनकरेक्ट। पूछ रहे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? एज वी सी 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, सो वी चूज ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। किसके बारे में? रिस्क ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन। फाइनेंशियलाइजेशन का रिस्क क्या है? वित्तीकरण के जोखिमों के बारे में कौन कौन से रिस्क है? पहला क्या, एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन कैन लीड टू इन्फ्लेटेड एसेट प्राइसेस मेकिंग मार्केट वल्नरेबल टू क्राइसिस। अत्यधिक वित्तीकरण से परिसंपत्ति की कीमतें क्या बढ़ सकती हैं? यस, अत्यधिक, जब जितना ज्यादा फाइनेंशियलाइजेशन होता है तो उससे क्या होता है कि परिसंपत्ति की कीमतें जो है बाजार में गिरावट का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि परिसंपत्ति की कीमतें क्या है, बढ़ जाती है। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड, फाइनेंशियलाइजेशन टेंड्स टू बेनिफिट वेल्दी इंडिविजुअल्स मोर देन लोअर इनकम ग्राउंड्स
ग्रुप्स कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वित्तीयकरण से निम्न आय वर्ग की तुलना में धनी व्यक्तियों को अधिक लाभ होता है जिससे आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। यस, वित्तीयकरण से क्या होता है कि निम्न आय वर्ग की तुलना में धनी व्यक्तियों को अधिक लाभ होता है। सो द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। थर्ड, इंक्रीज्ड फाइनेंशियलाइजेशन जनरली डिक्रीजेस द ओवरऑल डेब्ट लेवल्स इन एन इकोनॉमी, वित्तीयकरण वृद्धि से क्या, वित्तीयकरण वृद्धि से आमतौर पे क्या अर्थव्यवस्था में समग्र ऋण स्तर में कमी आती है? नहीं, वित्तीयकरण से आमतौर पर वो डिक्रीज नहीं करते, ओवरऑल डेब्ट को इकोनॉमी के लेवल पे डिक्रीज नहीं करते। सो द स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? एज वी सी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, सो वी चूज ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? A loan turns into a non-performing asset if the interest or installment remains unpaid for a period of more than 60 days. यदि ब्याज या किस्त 60 दिनों से अधिक समय तक अदा न की जाए तो ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति में बदल जाता है? नहीं, ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति में नहीं बदलता। इट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, टू अवॉइड क्लासिफाइंग अ लोन एज एन एनपीए, बैंक्स अडॉप्ट द एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, किसी ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने से बचाने के लिए बैंक ऋणों की सदाबहारता को अपनाते हैं। क्या बैंक एवरग्रीनिंग को एक्सेप्ट करते हैं? क्यों करते हैं? एज वी नो, एवरग्रीनिंग को अडॉप्ट करने के लिए बैंक क्या अवॉइड करते हैं? क्लासिकल लोन्स एज एन एनपीए को अवॉइड करते हैं। सो द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। थर्ड, an accommodative monetary policy strictly restrict banks from indulging in evergreening of loans. जो बैंक है, जो बैंक में क्या होता है कि एक अकोमोडेटिव मॉनिटरी पॉलिसी क्या बनाई जाती है रेस्ट्रिक्ट करने के लिए? इंडल्जिंग इन एवरग्रीनिंग? नो, ऐसा नहीं, कोई भी मॉनिटरी पॉलिसी नहीं बनाई जाती किसको इंडल्ज होने से बचाने के लिए? एवरग्रीनिंग ऑफ लोन को। सो द स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट। कितने कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? सेकेंड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, सो वी चूज ए, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 60, द सेंट्रल बिलीफ ऑफ अ कीनेसियन इकोनॉमिस्ट इज दैट, किंजियन अर्थशास्त्र की केंद्रीय मान्यता क्या थी? किंजियन अर्थशास्त्र की केंद्रीय मान्यता क्या थी? हम जानते हैं जो किंजियन अर्थशास्त्र की केंद्रीय मान्यता थी वो सरकारी हस्तक्षेप से अर्थव्यवस्था स्थिर हो सकती है। किंजियन ने क्या कौन सा किंजियन का क्या बिलीफ था कि सरकारी हस्तक्षेप से अर्थव्यवस्था स्थिर हो सकती है। द गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकता है, ये किंजियन का क्या था? बिलीफ था। सो द स्टेटमेंट, सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, which of the following provides an accurate definition of the term monospinning? मोनोस्पिनी की सटीक परिभाषा क्या है? मोनोस्पिनी की सटीक परिभाषा क्या है? मोनोस्पिनी में क्या होता है कि एकल क्रेता का बाजार पर महत्वपूर्ण नियंत्रण होना। अ सिंगल बायर जो है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो इसमें क्या होता है कि जो सिंगल बायर का क्या होता है कि सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है ओवर द मार्केट। अ सिंगल बायर हैविंग सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर द मार्केट इज टर्म एज मोनोस्पिनी। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, Which of the following constitute the public debt of India? Public debt of India को कौन constitute करता है? First, liabilities of central government contracted against the consolidated fund of India. भारत की संचित निधि के विरुद्ध अनुबंधित केंद्र सरकार की देयताएं। यस, जो पब्लिक डेट में पब्लिक डेट जो है वो भारत की संचित निधि के विरुद्ध अनुबंधित केंद्र सरकार की देयताएं कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। यस, जो पब्लिक डेट में जो लाइबिलिटीज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट करती है किसके अगेंस्ट? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड, लाइबिलिटीज दैट आर एक्रूड थ्रू ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विद द पब्लिक अकाउंट, सार्वजनिक खाते से जुड़े लेन देन के माध्यम से अर्जित देयताएं। क्या सार्वजनिक खाते से जुड़े लेन देन के माध्यम से अर्जित देयताएं पब्लिक डेट ऑफ इंडिया में कंट्रीब्यूट करती हैं? नो, ये पब्लिक डेट ऑफ इंडिया में कंट्रीब्यूट नहीं करती।
तो करेक्ट आंसर कोड को सिलेक्ट करना है, वन करेक्ट है, सो द ऑप्शन ए, वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 किसके रिगार्डिंग है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ के रिगार्डिंग है। फर्स्ट क्या है? अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ इज द एडिशनल issuance of shares to investors by a company listed on a stock exchange। अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा निवेशकों को शेयरों का अतिरिक्त निर्गम है। जो एफपीओ है वो एक एडिशनल इश्यूएंस है शेयर्स का इन्वेस्टर्स के लिए, किसके द्वारा दिया जाता है? कंपनी, ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सो द ऑप्शन ए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। सेकेंड, इट इज मेड बाय अ कंपनी आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या इसे ऐसी कंपनी से कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद आते हैं? यस, जो एफपीओ है उसे किसके द्वारा बनाया जाता है? ऐसी कंपनी के द्वारा जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद आते हैं। थर्ड क्या है? कंपनीज यूजुअली अनाउंस एफपीओ टू रेज इक्विटी और रिड्यूस डेट। कंपनी जो है वो एफपीओ इसलिए अनाउंस करती है ताकि इक्विटी रेज हो जाए और डेट रिड्यूस हो जाए। सो द स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? एज वी सी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑप्शन डी, वी सिलेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, which of the following is the primary use of ढैंचा in agriculture? ढैंचा जो एग्रीकल्चर में ढैंचा का यूज किया जाता है वो क्या है? ढैंचा का जो एग्रीकल्चर में यूज होता है वो क्या है? एज वी नो, ढैंचा जो है पशुओं के चारे और हरी खाद के माध्यम से मृदा सुधार के लिए यूज किया जाता है। ढैंचा का यूज किस लिए किया जाता है? फॉर लाइव स्टॉक फीड एंड सॉइल इंप्रूवमेंट। लाइव स्टॉक फीड एंड सॉइल इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है, किसके थ्रू? ग्रीन मैन्योरिंग के थ्रू होता है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट।